माता रानी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ मुझे उसमें सफलता मिले। अपने लक्ष्य की तरफ जो मैंने अपने पंख फैलाए हैं उसकी उड़ान की दिशा सही हो। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है जो बाहर के हॉल से आ रही थी। उस आवाज में घुली मिठास और आत्मविश्वास उसके होठों पर मुस्कान ले आता है। एक बात आप सब याद रखिएगा, दुनिया में सब कुछ एक तरफ और आत्मसम्मान एक तरफ। अपनों की भलाई के लिए हर हद पार कर जाओ, लेकिन अगर कोई आपके आत्मसम्मान पर उंगली उठाए तो उसे उसकी हद उसी वक्त बता दो। वो लड़की उठकर हॉल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है जहां एक महिला कुछ औरतों को पढ़ा रही थी। बैठी हुई महिलाओं में से एक महिला बोलती है, मैडम जी, हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें जिंदगी जीने का एक नया ढंग सिखाया, वरना मेरे पति के इस दुनिया से जाने के बाद मेरे घर वालों ने तो मुझे घर में पड़ा कूड़ा समझ लिया था। उसी की बात का समर्थन करते हुए दूसरी औरत कहती है, मीना बहन सही कह रही है, मेरे पति ने भी तो मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। पहनने ओढ़ने का सलीका था उसमें और मैं उनके साथ खड़े होने लायक नहीं थी। ये कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोना बंद करो सुमित्रा, अगर तुम्हारे पति को उसके स्तर से कम लगती थी तो उसे तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारी कमियों को दूर करना चाहिए था, ना कि तुम्हें छोड़कर चली जाना था। पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है, एक दूसरे का साथ देने वाला, ना कि साथ छोड़ने वाला। आप सही कहती हैं, जो मैंने सहा वो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं सहने दूंगी और उसके पहले मैं खुद उसे लायक बनाऊंगी जिससे उसे एक अच्छी परवरिश दे सकूं। ये हुई ना बात। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल गणित पढ़ेंगे। जी। वो औरतें वहां से चली जाती हैं। तभी कोई पीछे से आकर अमिता के गले लग जाता है। अमिता जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आ गया मेरा बच्चा, माता रानी से सेटिंग कराई आज के लिए। यस मामा, वैसे भी ये मेरे और उनके बीच की बात है, पर्सनल टॉक यू नो। अच्छा, पर्सनल टॉक। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है और आगे बढ़कर उनके पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए मामा कि आज जब मैं घर लौटूं तो मन में खुशियां भरकर लौटूं। रिद्धि बेटा, मेरा आशीर्वाद तुझे मांगने की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमेशा तेरे साथ है। और वैसे भी जब माता रानी का आशीर्वाद ले आई है तब तुझे सफल होने से कौन रोक सकता है। नहीं मम्मा, माता रानी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन उनका साक्षात स्वरूप मैंने आप में देखा है। शक्ति और सम्मान दोनों मैंने आप में पाए हैं, इसलिए आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। अमिता जी मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान तुम्हें जिंदगी की हर राह में सफलता दे। मैं चलती हूँ। ठीक है। रिद्धि अपने घर से चली जाती है। वो एक ऑफिस के सामने पहुंचती है। वो ऑफिस के अंदर जाती है और रिसेप्शन पर पहुंचती है। एक्सक्यूज मी, आई एम रिद्धि अग्रवाल, मुझे मिस्टर भाटिया से मिलना है। मेरी उनसे बात हुई थी एक फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए, मैं वही लेकर आई हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इन्फॉर्म हिम। श्योर। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर भाटिया को कॉल करती है। ओके सर। रिसेप्शनिस्ट रिद्धि से कहती है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, एक्चुअली भाटिया सर बॉस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर है। ओके, आई विल वेट। वो सोफे पर बैठ जाती है। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे मिस्टर भाटिया के केबिन में जाने को कहती हैं। रिद्धि मिस्टर भाटिया के केबिन में पहुंचती हैं। मैं आई कम इन सर? यस मिस्टर रिद्धि। रिद्धि केबिन में कुर्सी पर बैठ जाती है। वो उन्हें अपने साथ लाई फाइल देती है। सर ये लीजिए स्क्रिप्ट। मिस्टर भाटिया उसकी दी हुई स्क्रिप्ट देखते हैं। इस स्क्रिप्ट के हिसाब से तो ये एक औरत के संघर्ष की कहानी है। जी आपने सही समझा। हमारी सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट शब्द आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन जिस नजरिए से मैं देख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इसका सही मतलब भी नहीं पता। जैसे कि जरा डिटेल में समझाइए। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब बहुत से लोगों के लिए सिर्फ मन के कपड़े पहनने की आजादी, देर रात तक घर से बाहर रहने की छूट तक ही सीमित होकर रह गया है। अगर उन्हें कोई कुछ समझाने की कोशिश करे तो जवाब होता है, आपको क्या, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। लेकिन क्या सच में नारी शक्ति सिर्फ इन आंकड़ों से तोली जा सकती है? मेरी स्क्रिप्ट नारी के उस रूप की है जो वाकई में समाज के लिए उदाहरण है। जिंदगी से ठोकर खाई हुई एक औरत जो खुद को संभाल कर अपने पैरों पर खड़ी होती है। मिस्टर भाटिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और फिर से वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। क्या हुआ सर, आप मुस्कुरा रही हैं? आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी? नो नो, नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट आई मस्ट से कि समाज के एक बहुत अच्छे पहलू को उठाया है आपने। मुझे आपकी स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगी। मैं सर के साथ इसे डिस्कस करूंगा।
आई एम श्योर उन्हें भी पसंद आएगी। जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। रिद्धि खुश होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच सर, मैं चलती हूँ। रिद्धि वहाँ से जाने लगती है, तभी मिस्टर भाटिया उसे रोकते हैं। मिस रिद्धि, आपको देखकर आज किसी की याद आ गई। बहुत सालों बाद वैसा ही आत्मविश्वास किसी में दिखा है। रिद्धि उनसे सवालिया निगाहों से देखती है। वो उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। रिद्धि मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। हेलो मम्मा। हाँ रिद्धि बोल। यहाँ की मैनेजर को मेरी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है। अमिता जी खुश होते हुए बोलती है, सच? मुझे तो पता ही था, मेरी बेटी कुछ लिखे और किसी को पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि वो अपने बॉस से डिस्कस करेंगे और जहाँ तक है उन्हें भी पसंद आएगी स्क्रिप्ट। जैसा भी होगा मुझे इन्फॉर्म करेंगे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन एक बात की शिकायत है मुझे तुझसे। क्या? तूने अपनी स्क्रिप्ट मुझे नहीं पढ़ाई? सरप्राइज है मम्मा। मैं चाहती हूँ कि आप सीधे मूवी देखें। वो मैं इमोशन आपके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चल अब जल्दी से घर आजा, तेरा फेवरेट खाना बनाया है। आती हूँ। और वो ऑटो से अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारी नजर एक बहुत बड़े से बंगलो पर आकर रुकती है। उस बंगलो से एक कमरे में हम देखते हैं कि एक लड़का सूट पहने शीशे के सामने खड़ा है। तभी कमरे के दरवाजे से एक आवाज आती है, दक्ष। वो लड़का पलटकर देखता है तो दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे। अरे डैड, आइए ना। वो रूम में आते हैं। रेडी फॉर द ऑफिस? यस डैड, मिस्टर भाटिया का फोन आया था। बता रहे थे कि काफी अच्छी स्क्रिप्ट आई है हमारी अगली मूवी के लिए। ओह आई सी। जी वही देखने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि ऐसा क्या खास है जो मिस्टर भाटिया को इतना पसंद आ गया। जाओ जाओ। बाय द वे, आप ऑफिस नहीं चल रहे? नहीं, मैं आज नहीं आ रहा, मुझे कुछ काम है। ये आपको हर साल आज के दिन क्या काम होता है? वैसे तो आप कभी ऑफिस मिस नहीं करते। उसके पिता एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम्हें लेट हो रहा है, जाओ। ओके। वो जाने लगता है और दरवाजे के पास जाकर पलटकर अपने पिता की तरफ देखता है। दक्ष मन में सोचता है, मैं आपका दर्द जानता हूँ डैड, समझता भी हूँ, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि अपने घर में खाना खा रही होती है। मम्मा, आप इतनी जल्दी में खाना क्यों खा रही हैं? मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है। हर साल आपको इसी दिन ऐसा कौन सा काम होता है जो आप कभी मिस नहीं करती? वो आप नहीं बताना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। वो चली जाती है और रिद्धि उन्हें जाते हुए देखती है। अनिकेत की गाड़ी एक छोटे से घर के आगे आकर रुकती है। उस घर को देखते हुए न जाने अनिकेत की जिंदगी के कौन से पन्ने अपने आप पलटने लगे, जिसकी गूंज उसके कानों में गूंजने लगी। अनिकेत, ये हमारा घर है। हाँ सॉरी, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि हमारे सपने ना समा पाए इसमें। हमारे सपनों का महल है ये। दोनों के हंसने की आवाज आती है। अनिकेत अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दक्ष ऑफिस पहुंचता है। मिस्टर भाटिया उसके केबिन में आते हैं और उसे स्क्रिप्ट देते हैं। सर ये देखिए स्क्रिप्ट, एक लड़की आई थी, वो देकर गई, मुझे काफी अच्छी लगी, यूनिक कॉन्सेप्ट है। दक्ष स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। मैंने उस लड़की से कह दिया है कि जहाँ तक है सर को भी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ। दक्ष बीच में बोल पड़ता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट सर काफी अच्छी स्क्रिप्ट है, पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिस्टर भाटिया, मूवीज में सच्चाई भी होनी चाहिए। इसमें औरत का जो रूप लिखा है वो रूप मैंने तो आज तक नहीं देखा। हाँ, पर इसका उल्टा जरूर देखा है, धोखा, छल और फरेब। पर सर आप ये स्क्रिप्ट उस लड़की को वापस कर दीजिए, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। ओके सर। मिस्टर भाटिया केबिन से चले जाते हैं। वो रिद्धि को फोन करते हैं। हेलो मिस रिद्धि। यस सर। बॉस ने आपकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी है। आई एम सॉरी। पर क्यों? उन्हें पसंद नहीं आई। आप कल आकर स्क्रिप्ट वापस ले जाइएगा। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। दो अजनबी जिनकी सोच और विचारों में इतना अंतर है, क्या होगा जब आमने सामने आएंगे? जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं, कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। अमिता भी उसी घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जहां से थोड़ी देर पहले अनिकेत गया था। वो उस घर को देखते हुए बोलती है, पूरी तरह से अपनी बीती जिंदगी और उसकी यादों को खुद से अलग कर चुकी हूँ, पर न जाने क्यों बस एक ही ऐसी याद है जो मुझसे जुदा नहीं हो रही है, या यूं कहूँ कि मैं कर ही नहीं पा रही। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रिद्धि अपनी ही सोच में गुम थी। थोड़ी देर में अमिता वहां आती है। उसे इस तरह से बैठे देख वो पूछती है, क्या हुआ रिद्धि, क्या सोच रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ऐसे तो सब ठीक है। मिस्टर भाटिया का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनके बॉस ने मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी है।
मैं कल ऑफिस आकर स्क्रिप्ट ले जाऊं। रिजेक्ट करने की कोई वजह बताई उन्होंने? नहीं, बस इतना ही कहा कि बॉस को पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, जीत हार, रिजेक्शन, सिलेक्शन, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकामयाबी की वजह से हम आगे बढ़ना तो नहीं छोड़ सकते ना। टेंशन मत लो तुम। मैं इस वजह से नहीं उदास हूं कि उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि उन्होंने नापसंद आने की कोई वजह नहीं बताई। एनीवेज, मैं कल जाकर इस बारे में जरूर बात करूंगी। ठीक है, चलो अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। रिद्धि अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रिद्धि दक्ष के ऑफिस पहुंचकर मिस्टर भाटिया से मिलती है। आई एम सो सॉरी मिस रिद्धि, मैंने आपको काफी होप्स दे दी थी। मुझे सच में आपके स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, बट थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड। दैट्स ओके सर। मैं बस वजह जानना चाहती थी कि आपके बॉस यानी कि मिस्टर अनिकेत कपूर को क्या कमी लगी। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ है। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी, इसलिए मैं उनसे बात करके अपने ड्रॉबैक्स जानना चाहती हूँ। लेकिन ये स्क्रिप्ट अनिकेत सर ने नहीं, बल्कि उनके बेटे मिस्टर दक्ष कपूर ने रिजेक्ट की है। मैं मिस्टर दक्ष से मिलना चाहती हूँ। पर प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, मैं बात करके देखता हूँ। अगर वो मानेंगे तभी मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। दैट्स द मैक्स आई कैन डू फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर भाटिया दक्ष को फोन करते हैं। हेलो सर, जिस लड़की की स्क्रिप्ट मैंने आपको कल दिखाई थी, वो आपसे मिलना चाहती है। वो वजह जानना चाहती है कि आपको क्या पसंद नहीं आया। ठीक है, आप उसे मेरे कैबिन में भेज दीजिए। ओके। मिस्टर भाटिया रिद्धि से कहते हैं, सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनके कैबिन में चली जाइए। यहाँ से 2 कैबिन छोड़कर उनका कैबिन है। ओके। रिद्धि दक्ष के केबिन के दरवाजे पर पहुंचती है। दक्ष अपनी चेयर पर बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था। मैं आई कम इन सर? दक्ष अभी भी फाइल पढ़ ही रहा था। वो बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, कम इन। हेलो सर, आई एम रिद्धि अग्रवाल। सिट। रिद्धि बैठ जाती है। एक शांति सी छा गई थी उस केबिन में। दक्ष अभी भी अपनी फाइल पढ़ रहा था। दक्ष बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, कहिए, क्यों मिलना चाहती हैं आप मुझसे? मैं जानती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद नहीं आई, लेकिन मैं बस वजह जानना चाहती थी कि कमी कहाँ है। दक्ष अपनी नजरें उठाता है और रिद्धि की तरफ देखता है। कमी कहानी में नहीं, उसके पीछे की सोच में है। मतलब ये जो आपने औरत को इतना महान दिखाया है, प्रॉब्लम इसमें है। स्टोरी वाइज इट्स ब्रिलियंट, बट आपका जो थॉट है कि औरतें बहुत महान होती हैं, मुझे उससे दिक्कत है। मीडिया, बॉलीवुड, जिसे माया नगरी भी कहते हैं, ये समाज का एक आईना होते हैं। हम पूरी तरह से गलत चीजें नहीं दिखा सकते। आप कहना क्या चाहते हैं? जो कुछ मैंने अपनी कहानी में औरतों के बारे में दिखाया वो गलत है? आपके हिसाब से वो कमजोर होती हैं या किसी सम्मान के लायक नहीं होती? ना, कमजोर तो बिल्कुल नहीं होती, पर जालसाज जरूर होती हैं। मैंने औरत का ऐसा कोई रूप नहीं देखा जिंदगी में जिससे मेरे मन में उनके लिए सम्मान हो। रिद्धि बस उसकी बातें सुने जा रही थी। कितनी घटिया सोच है आपकी। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? वही जो आपने सुना। मैं यहाँ आई तो थी अपनी कमियां जानने के लिए। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने मेरे काम को रिजेक्ट कर दिया। दक्ष उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट नहीं करते तो मैं खुद आपके साथ काम करने से मना कर देती। अफसोस होता है आपकी सोच जानकर, कितनी छोटी है। औरतों के बारे में कुछ गलत बोलने से पहले एक बार ये सोच लेते कि आपको जन्म देने वाली भी एक औरत ही है। दक्ष चिल्लाते हुए बोलता है, जस्ट शट अप एंड लिसन टू। यू लिसन टू मी। आप क्या मुझे काम नहीं देंगे? मैं खुद आपके साथ काम करने से इनकार करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। वो गुस्से में उसके केबिन से बाहर निकल जाती है और दक्ष उसे देखता रह जाता है। रिद्धि जा ही रही होती है कि कॉरिडोर में किसी से टकरा जाती है। वो अनिकेत था। टकराने की वजह से उसके हाथ से फाइल गिर जाती है और सारे पन्ने बिखर जाते हैं। रिद्धि पेपर्स उठाने लगती है। अनिकेत भी उसकी मदद करता है। आई एम सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। अनिकेत उन पेपर्स में से एक पेपर उठाकर उसे पढ़ने लगता है। इंटरेस्टिंग, आई कैन से अमेजिंग। ये तुमने लिखा है? जी। तब तक मिस्टर भाटिया वहाँ आ जाते हैं। सर, ये वही स्क्रिप्ट है जिसके बारे में मैंने कल दक्ष सर को बताया था। गुड, तो फिर कब से काम शुरू हो रहा है इस पर? मिस्टर भाटिया कोई जवाब नहीं देते। क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। वो दक्ष सर ने ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी, पर क्यों? वो तब तक रिद्धि बोल पड़ती है, मैं बताती हूँ। उनके हिसाब से औरत का जो चरित्र इस फिल्म में दिखाया गया है वो गलत है। वो उन्हें पूरी बात बताती है। दक्ष अपने केबिन से रिद्धि को अनिकेत और मिस्टर भाटिया के साथ खड़े देख लेता है और बहुत चिढ़ जाता है। वो भी कॉरिडोर में आ जाता है। वाओ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी औरतों की तारीफ में, इतनी जल्दी पलट गई। मैं नहीं माना तो तुम डैड के पास चली गई, और अगर जालसाज कह दो तो गलत है। रिद्धि गुस्से में उसकी तरफ कुछ कहने के लिए बढ़ती है कि तभी अनिकेत बोलता है,
ये मेरे पास कोई सिफारिश लेकर नहीं आई। हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे तो ये पेपर्स बिखर गए। एंड आई एम ग्लैड कि हम टकराए, वरना एक इतनी अच्छी कहानी हमारे हाथ से निकल जाती। मैंने सुना तुमने स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी है। जी डैड। अनिकेत मिस्टर भाटिया की तरफ देखते हैं। मिस्टर भाटिया, मैं स्टोरी को अप्रूव कर रहा हूँ। आप पेपर्स बनाकर मेरे पास लेकर आइए। हम जल्द से जल्द इस पर काम शुरू करेंगे। ओके सर। अनिकेत वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी रिद्धि बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, पर मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। और इसकी कोई खास वजह? रिद्धि दक्ष की तरफ देखकर बोलती है, जब सोच में जमीन आसमान का अंतर हो तो ना काम ठीक से हो सकता है और ना ही कभी एक दूसरे से विचार मिल सकते हैं। अनिकेत उसे देखकर मुस्कुराता है। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अभी तक मैं जितना समझ पाया हूँ तुम्हें, उसके हिसाब से तो तुम एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाली लड़की हो। एक इंसान तुम्हारी सोच को गलत ठहरा रहा है और तुम इसलिए पीठ दिखाकर जा रही हो क्योंकि तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहती। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे गलत साबित करना चाहिए? डैड आप ये बात तुम पर भी लागू होती है दक्ष। कोई तुम्हारी सोच को गलत कह रहा है और तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ काम करो और अपने आप को साबित करो। है हिम्मत तुम दोनों में इतनी? दोनों चुप खड़े हुए थे। ऑलराइट, शायद मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था तुमसे। मुझे लगा था कि तुम दोनों में एक जील है, जुनून है, पर शायद वो पहली चुनौती के आगे ही ठंडा पड़ गया। वो वहाँ से जाने लगते हैं। मैं तैयार हूँ सर, एंड थैंक यू मोटिवेट करने के लिए। मैं भी तैयार हूँ। गुड, देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट द वर्क। मिस्टर भाटिया, आप पेपर्स बनाकर मेरे कैबिन में ले आइए और मिस रिद्धि को जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, पेमेंट, टाइमिंग्स वगैरह का, उन्हें गाइड कर दीजिए। श्योर सर। और एक बात रिद्धि, तुम इस फिल्म की डायरेक्शन में भी हेल्प करोगी। रिद्धि और दक्ष दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा था। दक्ष वहाँ से चला जाता है। रिद्धि मिस्टर भाटिया के साथ चली जाती है। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद भी वो वहाँ से चली जाती है। रिद्धि अपने घर पहुँचती है। अरे रिद्धि, बहुत टाइम लग गया तुम्हें। तुम तो स्क्रिप्ट वापस लेने गई थी ना? स्टोरी पास हो गई है मेरी, कल से ऑफिस जाना है मुझे। अमिता खुश होते हुए बोलती है, ये कैसे हुआ? कल तक तो तू कह रही थी कि बॉस को पसंद नहीं आई। बॉस को नहीं आई, लेकिन उनके फादर को पसंद आ गई। I mean, सुपर बॉस को। वो उन्हें ऑफिस में जो कुछ भी हुआ सब बताती है। जो बातें तुम बता रही हो उस हिसाब से तो शायद उसका किसी औरत के साथ कोई खराब एक्सपीरियंस रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी सोच ऐसी बन गई है। एक्सपीरियंस तो मेरा भी एक आदमी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस वजह से मैं दुनिया के हर आदमी को गलत तो नहीं समझने लग गई। मुझे समझ नहीं आता लोग इंसान को इंसान के नजरिए से क्यों जज नहीं करते। ये आदमी है तो ऐसा होगा, ये औरत है तो ऐसा होगा। आई मीन कम ऑन, हर इंसान की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। जेंडर क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है तुम्हारी, पर हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते। चलो तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, वैसे एक बात पूछूं आपसे? पूछो। जब भी मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी तब आप आएंगी ना? अमिता कुछ देर चुप रहने के बाद बोलती है, मैं खाना लगाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। रिद्धि उदासी भरी निगाहों से उन्हें जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ ऑफिस में अनिकेत अपने केबिन में बैठे हुए थे कि तभी मिस्टर भाटिया वहाँ पेपर्स लेकर आते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई? जी, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए ना। आप मेरे साथ तब से हैं जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपने दक्ष सर के खिलाफ जाकर उस लड़की की स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर ली, क्यों? अनिकेत मुस्कुराकर कहता है, भाटिया जी, मुझे उस लड़की में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखा, वो भी सच्चाई के साथ, जो अक्सर लोगों में नहीं दिखता है। मुझे लगा ये वही है जो दक्ष के मन में जो औरतों के लिए नजरिया है उसे बदल सकती है। बस इसीलिए मैं मान गया। मुझे भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी, उसमें बिल्कुल उनकी परछाई है। अनिकेत उनकी तरफ देखने लगता है। मैं चलता हूँ। भाटिया वहाँ से चले जाते हैं। रात को अनिकेत घर पहुँचता है और सीधा दक्ष के कमरे में जाता है। दक्ष वहाँ बेड पर बैठा हुआ था। अनिकेत को देखकर वो मुंह घुमा लेता है। अनिकेत मुस्कुराकर उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ, नाराज हो कि मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ गया? मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता, बस बुरा लगा कि आपने उस लड़की का साथ दिया। देखो दक्ष, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जो भी फैसला लूंगा तुम्हारे भले के लिए ही लूंगा। जानता हूँ, तुम मेरे इस फैसले को मान लो। यकीन मानो, एक दिन तुम जरूर समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। दक्ष हाँ में सिर हिला देता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन रिद्धि ऑफिस पहुँचती है। वेलकम रिद्धि। थैंक यू। तुम दक्ष सर के कैबिन में चली जाओ, इस प्रोजेक्ट को वही देख रहे हैं। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है और दक्ष के केबिन में चली जाती है। May I come in, sir? दक्ष उसकी तरफ देखता है और मुंह बनाता है। रिद्धि केबिन में आ जाती है। मिस्टर भाटिया ने कहा मुझसे कि मैं आपसे आकर। दक्ष बीच में ही उसकी बात काटते हुए किसी को फोन मिलाता है। प्रिया, कम इनसाइड।
प्रिया केबिन में आती है और रिद्धि की तरफ एक फाइल बढ़ाती है। ये लीड एक्टर और एक्ट्रेस के ऑडिशन के लिए कुछ कैंडिडेट्स की प्रोफाइल है जो पहले से हमारे डेटाबेस में थी। इनके अलावा आपको एक ऐड हमारे प्रोडक्शन हाउस की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डालना होगा और एप्लीकेशंस की एक लिस्ट बनानी होगी। हमने ऑडिशंस की डेट नेक्स्ट वीक की रखी है। सर चाहते हैं कि इस मूवी में जो कोई जाने माने एक्ट्रेस ना हो, न्यू फेसेस हो। श्योर। प्रिया वहां से चली जाती है। रिद्धि भी वहां से जाने लगती है कि तभी दक्ष उसे रोकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई? सिर्फ डैड की वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ। मैं तुमसे अभी से कह रहा हूँ कि मूवी फ्लॉप ही होगी। बड़े एक्टर्स को लेकर मैं जानबूझकर अपनी कंपनी का लॉस नहीं कर सकता। ये तो वक्त ही बताएगा सर कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप। वैसे आई एम ग्लैड कि आपने फ्रेश फेसेस लेने की बात की। वो क्या है ना, आजकल लोगों की सोच बदल गई है। अब लोग उन्हीं 2-4 एक्टर्स को देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, अच्छी एक्टिंग और नए चेहरे देखना चाहते हैं। सो फॉर दैट थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, काफी काम है मुझे। दक्ष उसकी ये बात सुनकर बहुत चिढ़ जाता है और गुस्से से उसकी तरफ देखता है। रिद्धि मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। दो अलग सोच के व्यक्ति जब एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका? क्या इनमें से कोई भी बदलेगा या फिल्म खत्म होने तक इनकी सोच ऐसी ही बनी रहेगी? प्रिया रिद्धि को उसके डेस्क दिखा देती है और वो अपने काम में लग जाती है। दक्ष उसे अपने केबिन की खिड़की से देख रहा था। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। देखता हूँ कि ये सच्चाई है या इसका कोई ढोंग। फिल्म के खत्म होते होते तो पता चल ही जाएगा। रिद्धि वेबसाइट और सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर देती है। वो दी गई लिस्ट में से भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करती है और उन्हें ऑडिशन के लिए मेल करती है। देखते देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है। आज से ऑडिशन स्टार्ट होने थे। मिस्टर भाटिया, रिद्धि और उनकी क्रिएटिव टीम एक हॉल में बैठे हुए थे। एक एक करके कैंडिडेट्स आकर ऑडिशन दे रहे थे। एक अलग सा ही माहौल था वहाँ। कुछ आंखों में सपने तैर रहे थे तो चेहरों पर रिजेक्शन का डर दिख रहा था। वो हर भाव जो हमने सबने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया है, उसे एक छत के नीचे हम दिख रहा था। लगभग 1 हफ्ते तक ऑडिशंस चलते हैं। रिद्धि और बाकी सारी टीम मिलकर उसमें से बेस्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं। दक्ष अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी रिद्धि उसके केबिन में आती है और हल्का सा मुंह बनाती है। मे आई कम इन सर? दक्ष उसकी तरफ देखता है और फिर से अपने काम करने लगता है। You are already in mess। खैर बोलो, what's the matter? रिद्धि वहीं खड़े खड़े धीमे से बोलती है, ओवर स्मार्टनेस एट इट्स हाइट। दक्ष वैसे ही काम करते हुए बोलता है, आप यहाँ मुझे देखने आई हैं? एक्सक्यूज मी? पिछले 2 मिनट से आप वहीं खड़ी हैं। अगर आपको खुद से बात करने की आदत है तो आई डोंट माइंड, बट नॉट इन माई कैबिन। मैं अपने ऑफिस में इसकी सैलरी नहीं देता। रिद्धि अंदर आती है। हमने सारे ऑडिशन में से बेस्ट ऑडिशन शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप देख लीजिए आकर। ओके, 4 बजे शाम की स्क्रीनिंग स्केड्यूल कर दो। ओके। रिद्धि वहाँ से चली जाती है। शाम को दक्ष बाकी सारी टीम मेंबर्स के साथ सिलेक्टेड ऑडिशंस देखता है और 2-3 दिन में लीड एक्टर और एक्ट्रेस फाइनलाइज हो जाते हैं। दक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था कि तभी रिद्धि वहाँ आती है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। सर, इस स्क्रिप्ट में जितनी इम्पोर्टेंस लीड एक्टर और एक्ट्रेस की है, उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल हीरोइन की माँ का भी है। तो मुझे लगता है कि हमें उसके लिए भी एक फ्रेश फेस लाना चाहिए। मैंने इस रोल के लिए वेटरन एक्ट्रेस दीपिका डोनाल्ड को फाइनल किया है। उन्होंने इससे पहले भी हमारे प्रोडक्शन हाउस की कई फिल्मों में काम किया है। वी शेयर गुड रिलेशन विद ईच अदर। आई अग्री सर, बट वो काफी बड़ी स्टार हैं। उन्होंने इससे पहले काफी अच्छे किरदार निभाए हैं जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। लोग उन्हें एक संघर्ष करने वाली आम औरत के किरदार में उतने अच्छे से नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। दूसरी बात, लीड एक्टर और एक्ट्रेस नए हैं तो क्या हमें इस कैरेक्टर के लिए भी एक नए कलाकार को मौका नहीं देना चाहिए? सीरियसली, मैं इतनी बड़ी और एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस को तुम्हारी कहानी के लिए अप्रोच कर रहा हूँ और तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है? इतनी बड़ी और जानी मानी कलाकार है इसलिए तो प्रॉब्लम है। आम आदमी मूवी देखते टाइम उनसे उतना रिलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी खुद की एक पहचान है जो इस किरदार से बहुत बड़ी है। हम इस किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। देखो मिस, तुम स्क्रीन प्ले राइटर हो तो वही रहो ना। एक मूवी के हिट होने में सिर्फ अच्छी कहानी मैटर नहीं करती, और भी बहुत कुछ है जो मिलकर उसे हिट बनाता है। बड़ा प्रोडक्शन हाउस, नामचीन चेहरे, मूवी का एक ग्रैंड लेवल प्रमोशन, एक्सक्लूसिव सेट, ये सब मिलकर उसे हिट बनाते हैं। रिद्धि हल्का सा मुस्कुराते हुए, सर, हर कहानी में जरूरी नहीं है कि नामचीन चेहरे उसे हिट बना दे। शक्तिमान में किल्विश के किरदार के लिए अमरीश पुरी जी को उस वक्त के बहुत बड़े सितारे थे, उन्हें लिया जाना था, लेकिन किसी कारण की वजह से उनकी जगह सुरेंद्र पाल जी को वो कैरेक्टर दिया गया जो उस वक्त अमरीश पुरी जी के मुकाबले नाम और काम दोनों में उससे कम थी। तो क्या वो कैरेक्टर हिट नहीं हुआ? तुम बहुत पुराने वक्त की बात कर रही हो। तब सिर्फ दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, इतना कंपटीशन और पॉलिटिक्स नहीं थी। तो आज के समय की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और कितने एक्टर्स हैं जो बहुत साधारण से बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन सिर्फ अपनी एक्टिंग से उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मैं चीजें डिसाइड कर चुका हूँ और वो नहीं बदलेंगी। मैं ये मूवी बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन डैड की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं उठा सकता।
एज यू विश सर, अगर आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीजों को मिलाना चाहते हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलती हूँ, हैव अ गुड डे। रिद्धि वहाँ से चली जाती है और दक्ष उसे जाता हुआ देखता है। रिद्धि अपने घर पहुँचती है जहाँ अमिता जी उसका वेट कर रही थी। अरे रिद्धि, आ गई तुम? आज काफी देर हो गई तुम्हें आने में। रिद्धि थोड़ी सी उदास और गुस्से में बोलती है, हाँ कुछ काम था ऑफिस में। क्या हुआ रिद्धि, तुम इतनी चिड़ी चिड़ी सी क्यों लग रही हो? रिद्धि थोड़ा सा झल्ला कर बोलती है, माँ मुझे समझ नहीं आता कि आजकल लोगों का ईगो इतना बड़ा क्यों होता है। हुआ क्या है? रिद्धि उन्हें ऑफिस में जो कुछ हुआ सब बताती है। I mean, सिर्फ अपना ईगो सैटिस्फाई करने और मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। मिर्ची लग गई ना उसे कि उसके पापा ने उसके बजाय मेरा साथ दे दिया। सुअर कहीं का। अमिता हंसते हुए बोलती है ये क्या है रिद्धि, सुअर? कुछ भी कहो, दम है बंदे में। हमेशा इतना शांत रहने वाली लड़की को गुस्सा दिला दिया। माँ प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। वैसे भी कल सुबह फिर उसे झेलना है। खाना तो खा लो, भूख मर गई है मेरी। अरे रिद्धि वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ दक्ष अपने रूम में गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी अनिकेत वहाँ आ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? वो लड़की पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कौन लड़की? दक्ष उनकी तरफ मुंह बनाकर कहता है, वही जिसकी कहानी आपको बहुत पसंद आ गई थी और जिसके साथ आपने मुझे काम करने के लिए कहा है। अनिकेत को हल्की सी हंसी आ जाती है। दक्ष उसे देखकर चिढ़ जाता है। आप प्लीज हंसिए मत। एक तो मुझे ना चाहते हुए भी उसके साथ काम करना पड़ रहा है, ऊपर से मैडम मुझे टशन देती रहती है। ओवर स्मार्ट। अनिकेत उसकी हल्की सी खिंचाई करते हुए कहता है, चलो ओवर ही सही, लेकिन मान लिया तुमने कि वो स्मार्ट है। डैड, अच्छा सॉरी, चलो खाना खा लो जलकर। मेरा मन नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। किसी और का गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं है। ओके। अनिकेत वहाँ से चला जाता है और दक्ष गुस्से में सो जाता है। अगली सुबह रिद्धि की आंख खुलती है। वो टाइम देखकर एक झटके में उठकर खड़ी हो जाती है। ओह गॉड, लेट हो गई। आज फिर से उसे कुछ ना कुछ कहने का मौका मिल जाएगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर जाने लगती है। अरे नाश्ता तो कर ली, रात में भी खाना नहीं खाया था। टिफिन में रखकर दे दीजिए, खा नहीं पाऊंगी, बहुत लेट हो गया है। आज हम लोगों को शूट के लिए जगह देखने भी जाना था। वो दक्ष कपूर तो खा ही जाएगा मुझे, वो भी कच्चा। अमिता उसे टिफिन दे देती है। दूसरी तरफ दक्ष को भी उठने में देर हो गई थी और वो भी जल्दी में ऑफिस के लिए निकल गया था। दोनों एक साथ ऑफिस पहुंचते हैं। दक्ष रिद्धि को देखकर कहता है, यू आर लेट। रिद्धि बहुत धीरे से दबी जबान में बोलती है, कह तो ऐसे रहा है जैसे खुद टाइम पर आया हो। हाँ। दक्ष थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहता है, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं सर, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, सॉरी लेट आने के लिए। दक्ष बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रिद्धि भी उसके पीछे पीछे जाती है। दक्ष, रिद्धि और टीम के बाकी मेंबर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होते हैं। 2 बजे हम लोग लोकेशन देखने निकलेंगे। मिस रिद्धि, मुझे मूवी में दिखाए गए बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में 2 बजे से पहले अपने टेबल पर चाहिए। रिद्धि हल्का सा रोता हुआ चेहरा बनाती है। क्या हुआ, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? एनी प्रॉब्लम? नो सर। वो वहाँ से चला जाता है। रिद्धि भी अपने डेस्क पर चली जाती है। रिद्धि खुद से कहती है, आज तो पक्का भूखे पेट शहीद हो जाऊंगी, हाय राम। और वो काम करने लगती है। 1:30 बजे के आसपास वो दक्ष के केबिन में जाती है। दक्ष की टेबल पर सैंडविच रखा हुआ था। काम हुआ? यस सर। रिद्धि की नजरें बार बार सैंडविच की तरफ जा रही थी। मैं सोच रहा था कि दक्ष उसे सैंडविच की तरफ देखते हुए देख लेता है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। टेल मी मिस रिद्धि। रिद्धि बच्चों की तरह मुंह बनाकर एक झटके में बोल जाती है, वो मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं है तो भूख लग रही थी। दक्ष उसे हैरानी से देखने लगता है। गो एंड हैव योर लंच। नहीं, आप पहले काम। मैंने कहा जाओ, वैसे सैंडविच भी खा सकती हो। नहीं सर, मैं टिफिन लाई हूँ। दक्ष हाँ में सिर हिलाता है। रिद्धि जल्दी से अपने डेस्क पर जाकर खाना खाने लगती है। दक्ष उसे अपनी केबिन से देख रहा था। उसे यूँ देखकर आज पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो लोग लोकेशन देखने के लिए निकल जाते हैं। वो और उनकी टीम शहर से थोड़ा अलग एक बस्ती में पहुंचते हैं और चीजें डिस्कस करने लगते हैं। रिद्धि इधर उधर घूमते हुए एक घर को जो उस बस्ती में काफी अंदर जाकर था उसके सामने से गुजरती है। अचानक से उस घर का दरवाजा खुलता है और एक औरत जिसके माथे पर चोट लगी हुई थी वो भागते हुए निकलती है। बचाओ बचाओ, वरना मेरा पति आज मुझे मार डालेगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। दक्ष और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। रिद्धि एक आदमी को उसके घर से चोरी छुपे भागते हुए देखती है। उसी भीड़ में से खड़ी एक औरत उस औरत से पूछती है, क्या हुआ बहन? वो औरत रोते हुए जवाब देती है, क्या बताऊं बहन, मेरा पति मुझे रोज मारता है। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज तो उसने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। रिद्धि वहाँ नहीं दिख रही थी। उनमें से एक आदमी बोलता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे पति को, पूरी मर्द जात को बदनाम कर रहा है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तुम चिंता मत करो बहन। हाँ हाँ, नहीं छोड़ेंगे।
वो सब लोग उस औरत के घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ एक आदमी डरा सहमा सा बैठा हुआ था। उस भीड़ में से एक औरत बोलती है, सूरत तो देखो इसकी, ऐसे बैठा है जैसे कि कुछ किया ही नहीं। तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तेरे बच्चे क्या सोचेंगे तेरे बारे में? तुझ जैसे को तो जेल में डाल देना चाहिए। उनमें से एक आदमी उस औरत को गिरेबान से घसीटते हुए घर के बाहर ले आता है। वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ रिद्धि एक बच्चे के साथ आ जाती है। रुक जाओ, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। दक्ष की नजर भी उस पर पड़ती है। दक्ष खुद से बोलता है, लो आ गई, जरूर एक लेक्चर देगी अब। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले आप सबका कुछ जानना बहुत जरूरी है। रिद्धि उस बच्चे से कहती है, बताओ बेटा, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो बच्चा भागकर उस आदमी के गले लग जाता है और रोने लगता है। उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहाँ खड़े लोगों में से एक औरत बोलती है, ये तो इसका बेटा है बबलू। बबलू रोते हुए बोलता है, मेरे पापा को मत ले जाओ, वो बहुत अच्छे हैं, प्लीज उन्हें मत ले जाओ। बबलू की माँ उसके पास आती है और कहती है, ये तू क्या कह रहा है? तुम्हें पता नहीं है ये आदमी हम पर कितना जुल्म करता है, चलो घर। वो औरत बबलू का हाथ खींच कर ले जाने लगती है। रिद्धि उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है। खबरदार अगर बच्चे को जरा सा भी डराने की कोशिश की। अरे मैडम जी, ये उस बच्चे की माँ है। जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। ये औरत झूठ बोल रही है। और वो औरत थोड़ा घबराने लगती है। इसका किसी और आदमी के साथ रिश्ता है जो कि इसके पति को मालूम है, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए चुप है ताकि उसकी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। ये जो चोटें आप सबको दिख रही हैं, ये इसने खुद अपने आप को मारी है ताकि इनके दम पर वो अपने पति को जेल भिजवाकर हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे। क्यों, सही कह रही हूँ ना? उस भीड़ में से एक औरत बोलती है, ये आप कैसे कह सकती हैं? आपको कैसे पता? जब ये औरत घर से भागती हुई निकली थी तब मैंने इसके घर से एक आदमी को चोरी छुपे भागते देखा था। सारी बात जानने के लिए जब मैं घर के अंदर गई तब मुझे बबलू ने पूरी बात बताई। मुझ पर यकीन ना हो तो इसी से पूछ लो। वो औरत सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। रिद्धि उस औरत के पति के पास आती है। जैसे किसी पर जुल्म करना गलत है, वैसे ही जुल्म सहना भी गलत है। आपको चुप रहकर नहीं बल्कि पूरी हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना चाहिए था। वो आदमी रिद्धि के सामने हाथ जोड़ लेता है। धन्यवाद मैडम जी, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। हर बार कोई होगा नहीं आपकी मदद के लिए, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। मैं बस अपने बच्चे के लिए चुप था। आपको बबलू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अब से। मेरी माँ समाज सेविका है, मैं उनसे बात करूंगी कि वो बबलू का एडमिशन स्कूल में करवा दे, जिससे उसे अच्छी शिक्षा मिले और आगे चलकर वो अपने पैरों पे खड़ा हो। वो बाकी सबकी तरफ देखकर कहती है, और सिर्फ बच्चे क्यों, शिक्षा तो हर इंसान के लिए जरूरी है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी पढ़ें। जानती हूँ आप सब पर अपने अपने परिवारों की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हर घर में चाहे आदमी हो या औरत, उसे इतना तो आना ही चाहिए कि कोई उसे बेवकूफ ना बना पाए। उनमें से खड़ा होकर एक आदमी बोलता है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी पढ़ूंगा और अपनी पत्नी को भी पढ़ाऊंगा। वहाँ खड़े सभी लोग उसकी बात से सहमत थे। तो फिर ठीक है, मैं माँ से आप सबके लिए जरूर बात करूंगी। वहाँ खड़े सब लोग ताली बजाने लगते हैं। दक्ष भी उसकी बातें सुनकर उसे हैरानी से देख रहा था। थोड़ी देर में वो लोग लोकेशन देखकर वहाँ से वापस ऑफिस के लिए निकलते हैं। रिद्धि अपनी टीम के साथ उनकी कार में बैठने लगती है कि तभी दक्ष उसे रोकता है। मिस रिद्धि, मुझे तुमसे फिल्म के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। ओके। दक्ष और रिद्धि एक साथ कार में बैठ जाते हैं। कहिए सर, क्या बात करनी थी आपको? हाँ वैसे तुम हमेशा औरतों के नाम का झंडा लहराती रहती हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुम ऐसा कुछ करोगी। सर, मैं औरतों के नाम का झंडा नहीं लहराती, मैं सही के साथ खड़ी होती हूँ। लेकिन तुम्हारी बातों में हमेशा औरत हीरोइन होती है। क्योंकि आपकी नजरों में विलन होती हैं। दक्ष उसकी तरफ देखने लगता है। रिद्धि मुस्कुराते हुए बोलती है, सर, आदमी या औरत होने से पहले हम सब इंसान हैं, तो हमें दूसरों को जज भी इस लहजे से ही करना चाहिए। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आपका किसी ऐसी औरत के साथ जो शायद आपके लिए बहुत मायने रखती है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से आपके मन में इतनी कड़वाहट है औरतों के प्रति। दुनिया में ना तो हर औरत अच्छी है और ना ही हर आदमी। हमें इंसान देखकर राय बनानी चाहिए, ना कि आदमी है या औरत है ये देखकर। तब तक उनका ऑफिस आ जाता है। सर, मैं चलती हूँ, ऑफिस से सामान कलेक्ट करके मैं घर निकलूंगी, काफी लेट हो गया है। रिद्धि वहाँ से चली जाती है, लेकिन दक्ष को सोचने पर मजबूर कर जाती है कि क्या सच में आज तक वो जिस नजरिए से लोगों को देखता था, क्या वो वाकई सही था? दक्ष भी अपने घर पहुंचता है। अनिकेत उसका वेट कर रहे थे। दक्ष अपनी ही सोच में गुम था। उसकी नजर अनिकेत पर नहीं पड़ती और वो सीधा अपने कमरे में जाने लगता है। अरे तुम आ गए, क्या बात है, लोकेशन पर बहुत टाइम लग गया। दक्ष यूं ही अपनी सोच में गुम था। हाँ, वो लग गया थोड़ा टाइम। क्या हुआ बेटा, तुम खोए खोए से लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। अनिकेत मुस्कुराते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा डैड हूँ क्या? हम फ्रेंड्स भी तो हैं। डैड को ना सही अपने दोस्त से मन की बात शेयर कर लो। दक्ष हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक काम करते हैं,
तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफी बनाता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ऑलराइट? ओके, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। दक्ष अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में वो चेंज करके हॉल में आ जाता है। अब बताओ क्या बात है? बात क्या, मैं एग्जैक्टली बात तो नहीं बता सकता, लेकिन एक कंफ्यूजन है। अगर एक इंसान का किसी चीज को देखने का शुरू से एक नजरिया रहा हो और अचानक से किसी दिन उसके नजरिए से बिल्कुल अलग कोई चीज हो जाए, तो क्या करना चाहिए? एक पल में नजरिया बदल लेना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, एक पल में नजरिया बदल जाना आसान नहीं है, और जो चीज हमें हमारी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे, उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या करना चाहिए? उस चीज को नए पहलू से सोचकर देखना चाहिए, दोबारा से चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर दिल की बात सुनो कि उसे क्या सही लग रहा है। थैंक्स डैड, आप सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। चलिए अब आप भी सो जाइए, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। दक्ष अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि अपनी माँ को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं एनजीओ में बात करूंगी इसके लिए और खुद उस बस्ती में जाकर लोगों से मिलूंगी। ओके, वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जो तुमने किया, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। गॉड ब्लेस यू। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और काम भी तेजी से बढ़ने लगता है। एक दिन रिद्धि ऑफिस से जा रही थी। अमिता जिन औरतों को पढ़ाती है उन्हें पढ़ा रही थी। उनमें से एक औरत रिद्धि से बोलती है, बिटिया, जो तुम पिक्चर बना रही थी वो बन गई क्या? हम भी देखेंगे। नहीं आंटी, अभी तो बननी शुरू भी नहीं हुई है। फिल्म बनाना चुटकियों का काम नहीं होता कि हीरो हीरोइन और जगह मिल जाए बस बन गई फिल्म। फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस यानी FFO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, वहाँ से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। किसी भी हिस्टोरिकल या पब्लिक साइट को यूज कर रहे हैं तो उसका भी परमिट लेना होता है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसे किसी भी तरह से अगर हम अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं तो उसके परिवार वालों से नो ऑब्जेक्शन लेटर लाना पड़ता है। बिटिया, ये सब तुम हमें क्या बता गई? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। रिद्धि अमिता की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, आपकी टीचर है ना, इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको सब कुछ। रिद्धि अमिता की तरफ देखती है, जिनका चेहरा उतरा हुआ था और हल्का सा गुस्सा भी चेहरे पर दिख रहा था। रिद्धि भी शांत हो जाती है। रिद्धि उस औरत से बोलती है, आंटी, जब भी फिल्म बन जाएगी उस दिन हम सब साथ बैठकर देखेंगे, ठीक है? भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। रिद्धि मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सारा पेपर वर्क कंप्लीट होते होते लगभग 2 महीने बीत गए थे। साथ ही साथ हर छोटे बड़े रोल के लिए भी एक्टर्स फाइनल हो गए थे। इन दिनों दक्ष में भी कुछ बदलाव आया था, जो शायद वो खुद महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसके आसपास के लोगों को नजर आ रहा था। जितनी चिढ़ और ईगो चीजों को लेकर पहले उसके मन में थी, अब शायद कुछ कम हो गई थी, या यूं कहें कि संगत का असर हो रहा था। दूसरी तरफ अमिता भी उस बस्ती के लोगों से मिलाई थी। जिस औरत ने अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। रिद्धि ऑफिस पहुंचती है। दक्ष भी ऑफिस आ चुका था। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। थोड़ी देर बाद रिद्धि एक फाइल लेकर दक्ष के केबिन में आती है। मे आई कम इन सर? कम इन। सर, मैंने सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एस्टीमेट 35 करोड़ आ रहा है, जबकि कंपनी ने इस मूवी के लिए 30 करोड़ का बजट डिसाइड किया था। आप एक बार देख लीजिए। अगले हफ्ते से शूट स्टार्ट होना है। जो भी चेंजेस करने हैं मुझे बता दीजिए, ताकि लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स ना हो। तुम ये फाइल यहाँ छोड़ दो, मैं चेक करके इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें। ओके, थैंक यू। रिद्धि केबिन से चली जाती है। दक्ष फाइल चेक करने लगता है। चीजें चेक करने के बाद उसे कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता। वो अकाउंट्स में बजट बढ़ाने के लिए कह देता है। वो रिद्धि को केबिन में बुलाता है। आपने बुलाया? हाँ, मैंने अकाउंट्स में बात कर ली है। मैंने फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए बढ़ाने को कह दिया है। रिद्धि उसे हैरानी से देखने लगती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? रिद्धि खुद से कहती है, ये बिल्ली के गले में रस्सी किसने बांध दी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये, यकीन ही नहीं आ रहा। दक्ष उसकी बात सुन लेता है और चिढ़कर बोलता है, कुछ कहा तुमने? रिद्धि हल्का सा उसे चढ़ाते हुए बोलती है, नहीं सर, बस थैंक यू बोल रही थी आपको। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करती है। दक्ष उसे ऐसे देखकर मुंह बनाता है। मैं चलती हूँ सर। वो जल्दी से केबिन से चली जाती है और अपने डेस्क पर जाकर हंसने लगती है। प्रिया उसके पास आती है। क्या हुआ रिद्धि, तुम इतना क्यों हंस रही हो? यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। अजीब हो तुम तो। प्रिया हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ता यूं ही गुजर जाता है। आज से शूट शुरू होना था। सब लोग शूटिंग लोकेशन पर पहुँचते हैं। एक अलग सा ही नजारा था वहाँ का। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। रिद्धि हर किसी को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद आज तक जो सपना बंद आंखों ने देखा था, वो खुली आंखों से सच होता दिख रहा था। लाइट, कैमरा, एक्शन, इन 3 शब्दों का न जाने कब से उसके कानों को इंतजार था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है।
सब अपने अपने किरदारों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। दीपिका डोनाल्ड जिन्हें माँ का किरदार निभाना था वो अपना सीन दे रही थी, लेकिन जो कमी रिद्धि ने दक्ष को बताई थी वो उसे भी कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। दक्ष खुद से कहता है शायद रिद्धि सही कह रही थी। वो पीछे पलटता है तो उसके पीछे रिद्धि खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ सर, आपने कुछ कहा? दक्ष थोड़ा करते हुए बोलता है कुछ नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दक्ष वहाँ से चला जाता है और रिद्धि हंसने लगती है। रिद्धि की नजर एक अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ती है जो दूर खड़ी शूटिंग को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो उस औरत को सुबह से वही खड़ा देख रही थी। थोड़ी देर में लंच ब्रेक हो जाता है और शूटिंग रुक जाती है। आज जल्दी में वो टिफिन नहीं लाई थी तो वो इधर उधर कोई दुकान ढूंढने लगती है। उसे दूर अपनी माँ कुछ बस्ती के लोगों के साथ खड़ी दिखती है। वो उनके पास आती है। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, मैं कुछ दिनों से यहाँ आ रही हूँ। मैंने एनजीओ में बात की है और हम लोग यहाँ पर नाइट स्कूल बनाएंगे। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए तब तक मैं यहाँ शाम को थोड़ी देर के लिए आया करूँगी इन सबको पढ़ाने। दैट्स ग्रेट माँ, मेरी मूवी की शूटिंग भी यही चल रही है। चलिए कुछ खाते हैं चलकर, फिर मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, अपने बॉस से भी। वो लोग लंच करके शूटिंग लोकेशन पर पहुँचते हैं। रिद्धि अमिता से सबको मिलवाती है। वो उसे दक्ष के पास ले जाती है। माँ, ये मेरे बॉस है मिस्टर दक्ष कपूर। वो दक्ष की तरफ देखकर बोलती है, सर ये मेरी माँ है, ये इस एरिया में लोगों को पढ़ाएंगी। वो उस दिन वाली जो बात हुई थी। ओह हेलो मैम। हेलो। आप काफी अच्छा काम कर रही हैं। I mean, इतने सारे लोगों के बारे में सोचना और उनके लिए इतने सारे एफर्ट्स लेना, इट्स रियली कमेंडेबल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हर इंसान को अपनी क्षमता भर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तभी तो इस दुनिया में इंसान और इंसानों में इंसानियत जिंदा रहेगी। दक्ष उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मैं चलती हूँ अब। कहाँ पढ़ाऊंगी, जगह वगैरह देख लूँ जाकर। हाँ श्योर। अमिता रिद्धि से कहती है, मैं चीजें देखकर तुम्हें फोन कर दूंगी, फिर हम साथ ही घर चलेंगे। लेकिन माँ, यहाँ देर लग सकती है और ये एरिया घर से काफी दूर है। आप कहाँ वेट करेंगी? घर भी जाकर क्या ही करूंगी, तुम्हारी टेंशन ही लगी रहेगी। ओके। अमिता जाने लगती है, तभी उनकी नजर उसी अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ती है। वो औरत कौन है? पता नहीं माँ, सुबह से यही खड़ी है और शूटिंग देख रही है। चलो मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। वैसे तुम्हारी माँ काफी सॉर्टेड और डिसेंट है, देखकर लगता नहीं तुम्हारी माँ है। वो उसको हल्का सा छेड़ते हुए कहती है, वैसे आपको और आपके डैड को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। दक्ष और रिद्धि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ ही पलों में उनकी हंसी छूट जाती है। शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। शाम के 7 बजे पैकअप होता है। सब लोग अपने अपने घरों के लिए निकलने लगते हैं। रिद्धि अमिता के पास आती है। चलिए माँ, पैकअप हो गया है, चलो। वो दोनों अपनी कार के पास आती है। दक्ष भी अपनी कार के पास खड़ा था। अमिता उसे देखकर बाय करती है, पलटकर वो भी उन्हें बाय करता है। रिद्धि को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। माँ, आपकी एक ही दिन में बड़ी इससे दोस्ती हो गई है, और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये भी आपसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। चलो कार में बैठो, रास्ते में बात करेंगे। दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। कितना अच्छा बच्चा है, जैसा तू बताती है मुझे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। पता नहीं इधर कुछ दिनों से इसे क्या हो गया है। वैसे मैं बता रही हूँ ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई तुम कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रियली? यस। अमिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुँच जाते हैं। अगले दिन सब शूटिंग लोकेशन पर पहुँचते हैं। आज भी रिद्धि को वही औरत वहाँ दिखाई देती है। रिद्धि खुद से कहती है, अरे ये कौन है? कल भी ये पूरा दिन यही रही और आज भी। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ अमिता भी उस जगह के लोगों का व्यक्तित्व ज्ञान के प्रकाश से निखार कर रही थी। शाम हो चुकी थी। सब पैकअप के बाद अपने अपने घर जा रहे थे कि तभी रिद्धि और बाकी सबको कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। सब लोग उस तरफ देखते हैं। उन्हें वहाँ वही औरत उनकी मूवी के डायलॉग्स बोलती दिख रही थी। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि सबकी नजरें उस पर ही टिक गई थी। थोड़ी देर में वहाँ खड़े सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। उस औरत की नजरें उन सब पर पड़ती है। वो औरत डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। रुकिए। रिद्धि उनके पास आती है। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं आऊंगी। अरे माफी किस बात की? कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी आप। वो बस ऐसे ही। दक्ष भी उसके पास आता है। सच में आप बहुत अच्छा कर रही थी। उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहब, हम गरीबों के सपने तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में ही दब कर रह जाते हैं। हमें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। वो दीपिका डोनाल्ड की तरफ देखते हुए बोलती है, और मैडम जी, हमने आपकी सारी पिक्चरें देखी है। हमारी शादी जल्दी करा दी गई, फिर घर परिवार बच्चे हम इन्हीं में फंस कर रह गए। हम अपने आप को बिल्कुल भूल ही गए। अब तो हमारे बच्चों की भी शादी हो गई है। कल जब हमने आपकी पिक्चर बनते देखी तो खुद को रोक नहीं पाए। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब आपके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। मैं आपको अपनी अगली फिल्म में जरूर कास्ट करूंगा।
रिद्धि उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। तभी दीपिका डोनाल्ड बोलती है, अगली फिल्म में क्यों, इस फिल्म में क्यों नहीं? लेकिन मैम इस फिल्म की कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कोई रोल नहीं है अब। है ना मेरा रोल? या दीपिका डोनाल्ड मुस्कुराते हुए, बहुत स्टूपिड लग रहा होगा ना मेरे मुंह से ये सुनना। इनफैक्ट यहाँ खड़े हर इंसान को अजीब लग रहा होगा कि कोई खुद का रोल किसी और को देने के लिए कैसे कह सकता है। इनकी बातें सुनकर मुझे मेरी जिंदगी याद आ गई। मैं भी एक बहुत छोटे परिवार से आई थी। अगर मुझे भी कोई चांस न देता तो शायद आज मैं वो नहीं होती जो आज हूँ। मुझे सच में बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। दीपिका डोनाल्ड उस औरत के पास आती है। जो रोल मैं कर रही हूँ आप करेंगी। उस औरत की खुशी का ठिकाना न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहे। दक्ष बेटा, मैं अपना रोल छोड़ रही हूँ, तुम इन्हें चांस दो। दक्ष मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। दक्ष उस औरत की तरफ देखता है और वो औरत वहां से चली जाती है। बाकी सब भी चले जाते हैं। रिद्धि वहीं खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। दक्ष जाने लगता है, लेकिन रिद्धि को रुका हुआ देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं जाना, यहीं रहना है रात भर? नहीं, बस कुछ सोच रही थी। दोनों चलते चलते बातें कर रहे थे। क्या? बाय चांस आज मैं इस औरत से टकरा गए और इनके लिए कुछ कर पाए। इनके जैसे ही न जाने कितने लोग होंगे जिनके अरमान किसी न किसी वजह से कहीं खो जाते हैं। वैसे खुश तो आप भी बहुत होंगे आज। खुश? क्यों? अरे आपकी फिल्म का बजट कम हो गया ना अब। वो उसकी तरफ देखता है और दोनों हंसने लगते हैं। वैसे ये जो आज हुआ उससे एक चीज का एहसास हो गया कि जिंदगी में पढ़ाई कितनी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। सामने से अमिता आ जाती है। हेलो आंटी। हेलो। जरूरी नहीं कि जो लोग नौकरी करना चाहते हैं बस उनके लिए पढ़ाई है। शिक्षा हमारी जिंदगी जीने के नजरिए को बेहतर बनाती है। हमारी सरकार को शिक्षा और रोजगार इन दोनों क्षेत्रों में कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। ये दोनों चीजें हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम अपने आप को और देश को एक बेहतर भविष्य देख सकते हैं। ठीक कहा आपने। वैसे आपकी बातें और सोच बहुत अलग है आंटी जी। आपसे बात करके एक नया जज्बा आ जाता है। अमिता मुस्कुराते हुए कहती है, गॉड ब्लेस यू। अब हम चलते हैं। चलो रिद्धि जी। दोनों वहाँ से चली जाती हैं और दक्ष उन्हें जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सच ही है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे आसपास जैसी सोच वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं हमारी सोच को जरूर प्रभावित करते हैं। दक्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और एक बात, उस औरत को इन लोगों का साथ मिल गया, लेकिन हमारे अपनों के लिए हम ही हैं। तो जाइए पूछिए अपने माता पिता से कि कहीं जिंदगी की धूप में उनके किसी सपने ने कहीं दम तो नहीं तोड़ दिया। उनके दिल की बात जानिए और जो हो सके उनके लिए करिए। आखिर यही तो जिंदगी है। अपने किसी अपने को खुशी ना दे पाए तो क्या ही किया। दक्ष बहुत खुश सा रहने लगा था और यह अनिकेत ने भी महसूस किया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। कई बार खुद की ही नजर लग जाती है। दूसरी तरफ अमिता और दक्ष की आपस में बहुत बनने लगी थी। रिद्धि ये देखकर कभी कभी चिढ़ भी जाती थी। एक दिन अमिता किचन में कुछ बना रही थी, तभी रिद्धि वहां आ जाती है। अरे माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? दक्ष ने बताया था कि उसे नारियल के लड्डू बहुत पसंद है, वही बना रही थी। वाह, मजे है नवाब साहब के। हर कोई खिदमत में हाजिर रहता है। और आप एक बात बताइए, इतना क्या आपको उसमें अच्छा लग गया? मैं तो इतने दिनों से काम कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। अमिता हंसते हुए बोलती है, अच्छे खासे लड़के को बदनाम कर रखा है तुमने। कितना समझदार है। समझदार? और वो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं चढ़ गया आपको? अमिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और ना में सिर हिलाती है। रिद्धि बने हुए लड्डू में से एक लड्डू उठाने लगती है कि अमिता जी उसे रोक देती हैं। उसके लिए बनाए हैं, कल उसे दे दूं, उसके बाद खाना। सीरियसली? रिद्धि बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहती है, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर और खड़ी रही तो मुझे जरूर बुखार चढ़ जाएगा। वो वहां से चली जाती है और अमिता जी उसे देखकर हंसने लगती हैं। अगले दिन लोकेशन साइट पर सब पहुंचते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लंच ब्रेक में रिद्धि अमिता के साथ उसके क्लासरूम में बैठी हुई थी। चलिए माँ, जल्दी से टिफिन खोलिए, बहुत तेज भूख लगी है। अमिता जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। थोड़ा सा रुक जा, फिर शुरू करते हैं। क्यों, क्या हुआ? और आप ये दरवाजे की तरफ बार बार क्यों देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? तब तक उसे दक्ष आता दिखता है। अरे ये बैल यहाँ क्यों आ रहा है? पक्का सींग मारेगा। चैन से लंच करना भी मुश्किल है। अरे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? अरे मैं उससे बोल रही हूँ, बैल को बैल ही बोलूंगी ना। आप एਵੇਂ टच्ची हो रही हैं। तब तक दक्ष वहां आ जाता है। मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? रिद्धि धीमे से बोलती है, आए ही क्यों? कुछ कहा तुमने? रिद्धि हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं सर, मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि आप यहाँ कैसे, कोई काम था क्या?
मैंने बताया तो था कल तुम्हें, नारियल के लड्डू बनाकर लाई हूं मैं इसके लिए, वही देने थे। दक्ष उन दोनों के साथ बैठ जाता है और डब्बे में से एक लड्डू लेकर खाता है। बहुत अच्छे आंटी जी, थैंक यू सो मच। रिद्धि भी लड्डू लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी दक्ष उसे देखकर बोलता है, आंटी मैं ये सारे लड्डू ले जाऊं? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ही तो है। रिद्धि धीरे से अपनी माँ से बोलती है, अगर ये सारे लड्डू ले जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी, कल रात भी आपने नहीं खाने दिए। दक्ष उसकी बात सुन लेता है और अपनी हंसी कंट्रोल करता है। वो उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर डब्बा बंद करके अपने पास रख लेता है। रिद्धि मुंह बनाकर उसे घूरने लगती है। चलिए आंटी, अब मैं चलता हूँ, शूट स्टार्ट हो गया है। मिस रिद्धि, आप भी लंच खत्म करके जल्दी आइए। रिद्धि चिढ़ते हुए बोलती है, जरूर, जैसा आप कहें। गुड। दक्ष वहां से चला जाता है। रिद्धि अपनी माँ की तरफ देखती है। देखा देखा आपने कैसा है ये, इसे पता था कि मेरा लड्डू खाने का मन कर रहा है, तब भी इसने पूरा डब्बा रख लिया। आउट ऑफ कर्टसी भी नहीं पूछा कि कहीं मेरा मन तो नहीं है खाने का। देखना, हजम थोड़ी ना होंगे इसे मेरा मन मारकर। वो बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। ओहो वाह रे लड्डू, तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी अच्छी कहानी कैसे लिख लेती हो। अगर डेली सोप होता तो पूरा एक एपिसोड लड्डू पर निकल जाता। चिढ़ो मत, चलकर तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। रहने दीजिए, उसी के लिए बनाइए आप। हाँ, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अमिता उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगती है। पैकअप के बाद दक्ष अपने घर पहुंचता है। वो अपने बेड पर बैठकर मुस्कुरा रहा था, तभी अनिकेत वहां आते हैं। क्या बात है, आज सूरज इस कमरे से कैसे निकल आया? अरे पूछिए मत, आज उसका चेहरा देखने लायक था। किसका? वही रिद्धि। रिद्धि, उसकी मम्मी से मेरी बहुत बनने लगी है ना। वो ये देखकर इतना चिढ़ जाती है कि पूछो मत, शक्ल देखने लायक होती है उसकी। वो उन्हें सब बताता है और हंसने लगता है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। दक्ष वहां से चला जाता है और अनिकेत कुछ सोचकर मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन शूटिंग नहीं थी, इसलिए रिद्धि सीधे ऑफिस पहुंचती है। वो जल्दी में जा रही थी, उसका ध्यान नहीं गया और वो अनिकेत से टकरा जाती है। अक्सर कहानियों में देखा है कि हीरो हीरोइन आपस में टकराते हैं। बॉलीवुड ने तो यही सिखाया अब तक, लेकिन तुम तो मुझसे ही टकराती रहती हो बेटा। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। आई एम रियली सॉरी सर, मैं देख नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा। वैसे दक्ष बता रहा था कि तुम्हारी मॉम भी शूटिंग लोकेशन के पास आती हैं। जी, वो वहाँ लोगों को पढ़ाने आती हैं। दैट्स ग्रेट, काफी तारीफ कर रहा था उनकी। रिद्धि मुंह बना लेती है। जी, काफी पन्ने जो लगी है दोनों की। अनिकेत हल्का सा चढ़ाते हुए बोलता है, वैसे गुस्सा तो बहुत आता होगा तुम्हें, मतलब माँ तुम्हारी और टीमिंग किसी और के साथ हो रही है। रिद्धि जोश में आकर बोलती है, वही तो, मम्मी मेरी और मैं ही साइडलाइन हो गई हूँ आजकल। अनिकेत उसे हैरानी से देखने लगता है। रिद्धि भी जोश जोश में बोल जाने के बाद थोड़ा होश में आती है। नहीं सर, वो मेरा मतलब था। अरे नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये कोई बात हुई, लेकिन अब किया क्या जाए कि चीजें बैलेंस हो जाए। एक काम हो सकता है, अगर उनकी टीम बन रही है तो इधर हम दोनों टीम बना लें। व्हाट से? रिद्धि उन्हें हैरानी से देखने लगती है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? दक्ष तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ मिलकर चढ़ाता है तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग खींचेंगे। रिद्धि खुश हो जाती है। ठीक है, थैंक यू अंकल, आई मीन सर। अंकल इज बेटर। ओके अंकल। शाम को ऑफिस से निकलने में रिद्धि को देर हो जाती है। वो ऑटो का वेट कर रही होती है, तभी अनिकेत और दक्ष आ जाते हैं। अरे रिद्धि, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं अंकल, बस ऑटो का वेट कर रही थी। रिद्धि के मुंह से अंकल सुनकर दक्ष हैरानी से देखने लगता है। ये सर अंकल कब से हो गए? जब से मैम आंटी हो गई। दक्ष मुंह बनाकर उसे देखता है। रिद्धि उसे ऐसे देखकर चिढ़ाने के लिए मुस्कुराती है। चलो बेटा, हम छोड़ देंगे तुम्हें। न उसकी, ठीक है अंकल, थैंक यू। वो कार में बैठ जाती है और दोनों रिद्धि के घर के बाहर पहुंचते हैं। रिद्धि कार से उतरती है। आप अंदर आइए ना अंकल, दक्ष की तरफ देखकर बोलती है। आप भी चलिए सर। नहीं, हमें देर हो रही है। हाँ बेटा, हम किसी और दिन आएंगे, पक्का। ठीक है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। रिद्धि खुश होते हुए अंदर आती है। क्या हुआ, आज तो बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ हो तो। कोई खास वजह? हाँ, आज उस सकड़ू का मुंह देखने लायक था। आपके सामने इंप्रेशन जमाकर बड़ा चढ़ाता था मुझे, लेकिन आज उसके डैड मेरी टीम में आ गए। अरे मम्मी, शक्ल देखने लायक थी उसकी। अब चिढ़ा के दिखाए मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए मैं फ्रेश होकर आती हूँ। रिद्धि वहां से चली जाती है। अमिता उसे यूं देखकर मुस्कुरा रही थी। अमिता जी खुद से कहती है, मेरा दिल कहता है एक दिन ये नोकझोंक बहुत गहरे रिश्ते में बदलेगी।
देखते देखते 6 महीने निकल जाते हैं। दक्ष और रिद्धि के बीच की टशनबाजी में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन शायद उनके बीच एक रिश्ता पनपने लगा था जिसकी उन्हें खुद ही कोई खबर नहीं थी। दक्ष के मन में जो औरतों को लेकर एक चिढ़ थी वो भी काफी फीकी पड़ने लगी थी। फिल्म की शूटिंग भी लगभग खत्म होने पर आ गई थी। रोज की तरह आज भी रिद्धि शूटिंग लोकेशन के लिए निकल रही थी, तभी अमिता जी उसके पास आती हैं। रिद्धि, आज मैं वहां नहीं आ पाऊंगी। क्यों माँ, कोई काम था आपको? गेस करो। बताइए ना। हमने जो नाइट स्कूल खोलने का प्रपोजल दिया था वो पास हो गया है, आज उसी का पेपर वर्क करने जाना है। सच? कांग्रेचुलेशंस माँ, आई एम सो हैप्पी। वो उनके गले लग जाती है। चलो अभी तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है, ध्यान से जाना। हाँ। वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। उसे शूटिंग लोकेशन पर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। दक्ष पहले से वहां था और बहुत गुस्से में लग रहा था। रिद्धि उसे ऐसे देखकर खुद से बोलती है, इसे क्या हुआ? बड़े दिनों बाद इसका वही पुराना रूप दिख रहा है। दक्ष रिद्धि को आते हुए देख लेता है। आइए आइए, वेलकम मैम। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ, बस आज जिस लड़की का लास्ट शॉट होना था वो नहीं आई और न ही फोन उठा रही है। सर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। रियली? फोन क्यों बनाया गया है? एक बार कॉल करके इन्फॉर्म कर सकती है ना। दक्ष रिद्धि के सामने फिर से उस लड़की को फोन मिलाता है, लेकिन इस बार भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वेरी गुड, अभी तक तो सिर्फ रिसीव नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्ही ने सिलेक्ट किया था ना उसे। अरे पर जस्ट शट अप। मैं भूल कैसे गया कि लड़कियों का तो काम ही है धोखा देना। दक्ष गुस्से में वहां से जाने लगता है कि तभी उसे वो लड़की आती दिखती है। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? काम मिल गया है, शायद इसलिए कदर नहीं है। सर मेरी माँ की सुबह से अचानक से तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी। फोन नाम की चीज होती है ना, इन्फॉर्म कर सकती थी। सर हड़बड़ाहट में फोन घर पर ही छूट गया, अभी अभी उन्हें एडमिट करा कर आ रही हूँ। हॉस्पिटल में बस मेरा छोटा भाई है इस वक्त, शायद फोन भी बंद हो गया हो, उसमें बैटरी बहुत कम थी। ये कहते कहते उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दक्ष रिद्धि की तरफ देखता है और कहता है, इनके जो भी शॉर्ट्स हैं पहले वो ले लो और इन्हें फ्री कर दो। रिद्धि हाँ में सिर हिला देती है। दक्ष उस लड़की से कहता है, अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो यू कैन टेल मी। थैंक यू सर। वो लड़की वहां से चली जाती है और रिद्धि और दक्ष एक दूसरे को देखने लगते हैं। रिद्धि उससे मुंह फेर लेती है और खुद से कहती है, अजीब आदमी है, ये कभी नहीं सुधर सकता, खामखा मेरे ऊपर बरस पड़ा, मेरी क्या गलती थी। रिद्धि का पूरा दिन मूड ऑफ रहा और वो दक्ष की तरफ देख भी नहीं रही थी। पैकअप के बाद सब घर के लिए निकलने लगते हैं। रिद्धि रोज अपनी माँ के साथ उनकी कार से चली जाती थी, लेकिन आज वो नहीं आई थी तो वो ऑफिस की कार के पास आती है। कार में बैठे लोगों में से एक लड़की रिद्धि से बोलती है, रिद्धि एक्चुअली तुम रोज अपनी मॉम के साथ चली जाती हो ना, तो मैंने अपनी कार लाना बंद कर दिया था। मैं ऑफिस की कार से ही आया जाया करती हूँ, इसलिए स्पेस फुल हो गई है। इट्स ओके, आई विल मैनेज। ऑफिस की कार वहां से चली जाती है। दक्ष रिद्धि के पास आता है। चलो मैं छोड़ दूंगा। इट्स ओके, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, और वैसे भी लड़की हूँ, अकेले मेरे साथ जाएंगे तो अगर रास्ते में मैंने आपका खून कर दिया तो आप तो फिर इतने रईस होने का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। रिद्धि जाने लगती है कि तभी आसमान से बादल गरजने लगते हैं। अब ये बिन मौसम बादल क्यों गरज रहे हैं? दक्ष उसके पास आता है। देखो मौसम भी खराब हो रहा है, बहस मत करो, और वैसे भी अगर मैं चला गया ना तो कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा वापस जाने का, यहीं रहना फिर किसी गाय के तबेले में। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। दक्ष गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। ये क्या तरीका है, आप ऐसे? चुप। पहली बात, जिन्हें सीधे तरीके से बात समझ नहीं आती उन्हें ऐसे ही समझाना पड़ता है, और दूसरी बात, तुम मेरे ऑफिस की एम्प्लॉय हो और ऑफिशियल काम से यहाँ आई हो तो तुम्हारी सेफ्टी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और चुपचाप चलो। रिद्धि बहुत चिढ़कर उसकी तरफ देखती है और चुपचाप बैठ जाती है। वो लोग थोड़ा आगे आते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। ओफो, ये दिसंबर के महीने में बारिश। वो धीरे से खुद से कहती है, ये जो साथ में है कुछ सही कैसे हो सकता है। तभी उसका फोन बजता है। हाँ माँ, मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। वो ये कह ही रही थी कि अचानक से गाड़ी रुक जाती है। रिद्धि फोन रखती है और दक्ष की तरफ देखती है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई, मैं देखता हूँ। वो छाता लेकर गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी का इंजन चेक करने लगता है। थोड़ी देर में रिद्धि भी छाता लेकर बाहर आती है और देखने लगती है। गाड़ी का इंजन जाम हो गया, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो बुलाइए, इतने बड़े आदमी हैं आप, एक मैकेनिक नहीं बुला सकते? बड़ा आदमी तो हूँ, पर मौसम पर बस नहीं है मेरा, इतनी बारिश में कोई कैसे आएगा? रिद्धि थोड़ा परेशान होते हुए, तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग?
तब बहुत तेज हवा का झोंका आता है और दोनों के छाते उड़ा ले जाता है। दोनों भीगने लगते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। ये मौसम का जादू है मितवा। ये गाना 90s का कोई हो या आज का बच्चा, शायद ही किसी ने ना सुना हो। चाहे कोई भी सीरियल हो या प्ले, इस गाने के बाद यूँ कहें कि इस गाने के शब्द सुनते ही हीरो हीरोइन की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलने ही लगता है। तो क्या ये मौसम इनकी जिंदगी का मौसम बदलेगा या यूं ही बीत जाएगा? खुद को भीगने से बचाने के लिए दक्ष और रिद्धि पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठंड की वजह से रिद्धि कांपने लगती है। क्या हुआ? रिद्धि कांपती हुई आवाज में कहती है, कुछ नहीं। गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी है, हम उसमें जाकर भी नहीं बैठ सकते। तुम यहीं रुको, मैं आसपास कुछ देखता हूँ। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है। दक्ष जाने लगता है, लेकिन फिर रिद्धि के पास आकर उसे अपना ब्लेजर पहना देता है। रिद्धि और दक्ष दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शायद पहली बार बिना किसी काम, बिना किसी झगड़े के सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। ना जाने ये एक पल कितना लंबा हो जाता अगर बादल की गरज उन्हें होश में ना ले आती। मैं जाता हूँ। वो आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर उसे एक झोपड़ी दिखती है तो वो वहाँ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी बारिश में तुम कहाँ घूम रहे हो? दादी, यहाँ पीछे वाली बस्ती में हमारी फिल्म की शूटिंग चलती है। अब मैं वहीं से वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मेरे साथ एक लड़की भी है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। तभी एक बुजुर्ग आदमी घर से बोलता है, कौन है? एक लड़का है जो पिक्चर बन रही है उसमें काम करता है। इसकी गाड़ी खराब हो गई है तो मदद मांग रहा है। अंदर आने दो उसे। ठीक है, आ जाओ तुम लोग। मैं बस अभी उस लड़की को लेकर आता हूँ। थैंक यू दादी। दक्ष तेज तेज कदमों से रिद्धि को लेने के लिए चला जाता है। आई होप कि वो ठीक हो। दक्ष जैसे ही रिद्धि के पास पहुंचता है, उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। रिद्धि वहाँ ठंड से बेहोश पड़ी थी। दक्ष भागकर उसके पास आता है। रिद्धि क्या हुआ तुम्हें? उठो प्लीज। वो उसके चेहरे को सहलाता है और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो उसे गोद में उठाकर बुजुर्ग औरत के घर ले जाता है। अरे क्या हुआ बिटिया को? ठंड से बेहोश हो गई है। जल्दी से इसे अंदर लेकर आओ। दक्ष रिद्धि को अंदर ले आता है और एक खटिया पड़ी हुई थी उस पर लेटा देता है। इसके तो सारे कपड़े भीगे हुए हैं, इसी वजह से इसकी तबीयत और खराब हो रही है। तो अब? कपड़े तो तुम्हारे भी भीगे हुए हैं, तुम भी कपड़े बदल लो और इसके कपड़े हम बदल देंगे। मैं ठीक हूँ दादी, आप बस इसे होश में लाइए। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। और अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे, इसलिए जिद मत करो। हम अभी तुम्हें अपने लड़के के कपड़े देते हैं, तुम अंदर वाले कमरे में जाकर बदल लो। इसे हम अपनी बिटिया के कपड़े पहना देंगे। दक्ष कुछ नहीं कहता। वो औरत उसे कपड़े देकर अंदर वाले कमरे में भेज देती है और रिद्धि के कपड़े बदल देती है। कपड़े बदल कर दक्ष वहाँ आता है और रिद्धि के पास आकर बैठ जाता है। हम तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाते हैं, तब तक तुम इसके पैर के तलवे सहलाओ। ठीक है। दक्ष रिद्धि के पैर के तलवे सहलाने लगता है, लेकिन वो बेसुध पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद दादी उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती हैं। दादी से तो होश ही नहीं आ रहा है। आपके पास लकड़ियाँ होंगी जलाने के लिए? गर्मी से इसे आराम मिलेगा। हाँ, हम अभी लाते हैं। दादी उसे लकड़ियाँ लाकर देती है और दक्ष पास में आग जला देता है। दादी आप सो जाइए, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। प्लीज आप हमारी वजह से मत परेशान होइए। ठीक है। वो अंदर वाले कमरे में चली जाती है। वो एक कपड़े को आग से गर्म करके उसके शरीर पर रख रहा था। रिद्धि उसके सामने बेहोश लेटी हुई थी और दक्ष उसे देखे जा रहा था। उसे उसके साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे, उनकी लड़ाई, एक दूसरे की टांग खींचना, सब कुछ। वैसे तो तुमसे मैं कुछ भी बोलूं और तुम उसका पलट कर जवाब ना दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज जब मैं सच में चाह रहा हूँ कि तुम कुछ बोलो, तब तुम चुप हो। आज मैं सच में चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दक्ष बैठे पूरी रात रिद्धि का ध्यान रखता है। सुबह हो गई थी। दक्ष की रिद्धि के बगल में बैठे बैठे आंख लग गई थी। धीरे धीरे रिद्धि को होश आता है। वो दक्ष को अपने बगल में बैठे देखती है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। आसपास हुई हलचल से दक्ष की आंख भी खुल जाती। रिद्धि अब कैसी हो तुम? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। रिद्धि बस उसे देखे जा रही थी। तब तक वहाँ दादी आ जाती है। अब कैसी हो तुम बिटिया? रिद्धि सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखती है। कल रात तुम बेहोश हो गई थी, तब ये भैया ने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा। वो उसे सारी बात बताती है। रिद्धि दक्ष की तरफ देखने लगती है। अब हमें निकलना चाहिए, घर पर सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ, माँ बहुत टेंशन में होगी। मेरा फोन? हम दोनों के फोन शायद गाड़ी में रह गए हैं, हमें चलना चाहिए। मेरे कपड़े? दादी उन दोनों को उनके कपड़े दे देती है और दोनों चेंज करके गाड़ी के पास पहुँचते हैं। दोनों अपना फोन चेक करते हैं जिसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी।
बैटरी भी लगभग जाने वाली थी। इससे पहले कि फोन डिस्चार्ज हो जाए, माँ को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। रिद्धि अमिता जी को फोन करती है। हेलो रिद्धि, कहाँ हो तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं रास्ते में हूँ, तुम्हें ढूंढने आ रही थी। माँ आप वापस लौट जाइए, मैं दक्ष सर के साथ हूँ। रात में गाड़ी खराब हो गई थी, वो ठीक कराकर हम वापस ही आ रहे हैं। मेरे फोन में बैटरी बहुत कम है, इसलिए आकर बताती हूँ। ठीक है, बस अब जल्दी से आ जाओ। ओके। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। दक्ष भी अपने डैड को फोन करता है। हेलो डैड। दक्ष, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मैं यहाँ शूटिंग लोकेशन के पास हूँ। रात में गाड़ी खराब हो गई थी। रिद्धि भी मेरे साथ ही है। गाड़ी ठीक कराकर हम वापस ही आ रहे हैं। ठीक है। वो फोन काट देता है। मैं मैकेनिक को देख कर आता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। दक्ष हाँ में सिर हिला देता है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके बीच की खामोशियाँ कुछ कहना चाह रही थी। काफी आगे आने के बाद उन्हें एक मैकेनिक की शॉप दिखती है। वो वहाँ से एक मैकेनिक के साथ अपनी कार के पास वापस आते हैं। गाड़ी ठीक होते ही दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कार में भी दोनों चुप थे। रिद्धि का घर आ जाता है और वो जाने लगती है। सुनो। रिद्धि उसकी तरफ देखती है। आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करो। वैसे भी कल की बारिश की वजह से आज का शूट कैंसिल हो गया है। रिद्धि हाँ में सिर हिला देती है। दक्ष वहाँ से चला जाता है और रिद्धि उसे जाते हुए देखती है। रिद्धि घर के अंदर जाती है जहाँ अमिता जी उसका वेट कर रही थी। रिद्धि को देखकर वो उसके पास आती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई। मैं दक्ष को भी थैंक यू कहूंगी कि वो तुम्हें ठीक से ले आया। रिद्धि धीरे से खुद से बोलती है, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आप कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है। वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ दक्ष अपने घर पहुँचता है। अनिकेत उसका वेट कर रहे थे। दक्ष, तुम ठीक हो बेटा? जी, कल रात को गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैकेनिक नहीं मिला, इस वजह से हमें वहीं रुकना पड़ गया। रिद्धि को उसके घर सही से छोड़ा है बेटा? रिद्धि का नाम सुनते ही उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। जी डैड, मैं रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। ओके, टेक रेस्ट। दक्ष अपने कमरे में चला गया। रात हो चुकी थी। दक्ष और रिद्धि दोनों ही कल जो हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले। एक दूसरे को याद करके उनके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। रिद्धि खुद से कहती है, उन्होंने कल मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था, मैंने तो कहा ही नहीं। वो कुछ उदास हो जाती है। फिर अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आइडिया। वो दबे पांव किचन में जाती है और वहाँ की लाइट ऑन करती है। वो चुपचाप नारियल के लड्डू बनाने का सामान निकालती है और लड्डू बनाने लगती है। वो एक टिफिन भरकर लड्डू बनाती है और किचन ठीक ठाक करके लड्डू का डिब्बा अपने कमरे में लेकर आती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह वो ऑफिस के लिए निकल रही थी तो वो देखती है कि अमिता जी कुछ परेशान लग रही थी। क्या हुआ माँ? मैं परसों एक नारियल लाई थी तुम्हारे लिए लड्डू बनाने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा नारियल ही गायब है। रिद्धि हल्का सा घबरा जाती है। हो सकता है आपने किसी और चीज में यूज कर लिया हो। अरे, जब मैं लड्डू बनाने के लिए लाई हूँ तो किसी और चीज में क्यों इस्तेमाल करूंगी। खैर, तुम्हें देर हो रही होगी ऑफिस के लिए, तुम जाओ। जी। वो जल्दी से घर से बाहर निकल आती है। बच गई। मौसम खराब होने की वजह से आज भी शूटिंग नहीं होनी थी। अब बस 2 दिन की शूटिंग रह गई थी। वो ऑफिस पहुँचती है। वो देखती है कि दक्ष अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। वो उसे काम करता देख मुस्कुराती है और उसके केबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? कम इन। आज उसकी आवाज में हमेशा जैसा एटीट्यूड नहीं था। रिद्धि केबिन में आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई काम था? हाँ, वो अपने बैग से टिफिन निकालने लगती है कि तभी अनिकेत एक लड़की के साथ दक्ष के केबिन में आते हैं। दक्ष, इससे मिलो, ये है पूजा, मेरे बचपन के दोस्त की बेटी, मेहता अंकल की बेटी। हाँ, वैसे तो ये दिल्ली में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करती है। मुंबई ऑफिस के काम से आई थी तो कुछ दिन अब हमारे साथ ही रहेगी। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम होता है इसे देखना था तो मैं इसे ऑफिस ले आया। हाय। हाय। अनिकेत दक्ष के पास जाता है और धीरे से उससे कहता है, ट्रीट हर वेल। इसके साथ औरत ऐसी वैसी वाली फिलॉसफी मत अपनाना, मेरी बेटी जैसी है। डैड। दक्ष पूजा से कहता है, आप आराम से ऑफिस में जितनी देर चाहे रह सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। श्योर। रिद्धि को कुछ अजीब सा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी दक्ष बोलता है, रिद्धि, तुम्हें काम था? नहीं सर। वो जाने लगती है। अरे पर अभी तो तुम। मैं चलती हूँ। वो केबिन से चली जाती है। दक्ष उसे जाते हुए देखता है। वो अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और काम करने लगती है। लंच ब्रेक में दक्ष उसके पास आता है। सर आप यहाँ, कोई काम था आपको? नहीं, वो सुबह तुम कुछ कहना चाहती थी पर डैड आ गए थे तो बात नहीं हो पाई।
रिद्धि के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। हाँ वो मैं। तब तक वहाँ पूजा आ जाती है। दक्ष, लंच टाइम हो गया है, कहीं बाहर चले? मुंबई का वड़ा पाव खाने का मेरा बहुत मन है, वो खाने चले? अभी ऑफिस में कुछ काम है मुझे। वो रिद्धि की तरफ देखने लगता है जिसका चेहरा हल्का सा उतर गया था। प्लीज, वैसे भी अभी तो लंच टाइम है, कोई काम नहीं होगा, चलते हैं ना? ओके। पूजा दक्ष के साथ चली जाती है। रिद्धि उसे जाते हुए देखती है। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे तो वैसे भी ये अकड़ू बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे जहाँ जाना है जाए, जिसके साथ जाना है जाए। मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती थी। हाँ, और कुछ भी नहीं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। हाँ, अब सिर्फ काम पर कॉन्सेंट्रेट। हाँ। वो फिर से काम करने लगती है। थोड़ी देर में वो दक्ष को पूजा के साथ आता देखती है और फिर से उसी के बारे में सोचने लगती है। रिद्धि अपना सिर पकड़ लेती है। शायद मेरी तबीयत सही नहीं है, ऐसा करती हूँ घर चली जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। वो दक्ष के केबिन में जाती है। यस सर, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, सुबह तो ठीक लग रही थी। अंदरूनी तौर पर खराब है। दक्ष उसे हैरानी से देखने लगता है। रिद्धि बच्चों की तरह बोलती है। अब सर, तबीयत पूछ कर थोड़ी ना खराब होगी कि हो जाऊं या नहीं। नहीं, तुम जाओ, सच में तुम्हारी तबीयत खराब। रिद्धि सुनकर चिढ़ जाती है और चली जाती है। इससे क्या हो गया? रिद्धि अपने घर पहुंचती है। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? मुझे तो तबीयत से ज्यादा मूड खराब लग रहा है। क्या हुआ? फिर दक्ष से झगड़ा हुआ क्या? उससे क्यों झगड़ा होगा? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अरे, मैं जा रही हूँ। कहाँ? सोने। ठीक है, मैं भी एनजीओ जा रही हूँ, काम है, ध्यान रखना। ओके। अमिता जी वहाँ से चली जाती है और रिद्धि अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। क्या केसरिया तेरा इश्क है पिया तक पहुँचने की शुरुआत कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझो की स्टाइल से रिद्धि और दक्ष के बीच हो चुकी है, या अभी भी चुप माही चुप है रांझा की धुन बजेगी इनके बीच? क्या इनकी कहानी मीठा मीठा प्यार और नमक स्वाद अनुसार वाली है, या इश्क में इम्तिहान अभी और भी है कि कसौटी से गुजरेगा इनका प्यार? जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।